अब हम जो मूविंग सिस्टम है डिफ्लेक्टिंग इंस्ट्रूमेंट का, उसके सपोर्ट के लिए कौन से तरीके यूज़ होते हैं उसको हम पढ़ेंगे। सपोर्टिंग सिस्टम का काम ये होता है कि एक तो ये जो मूविंग सिस्टम है जिसमें कॉइल है और पॉइंटर है, इसको एक तो मज़बूती से पकड़े रखना है जिस तरह यहाँ पे नज़र आ रहा है, और दूसरा इसका काम ये है कि इस पॉइंटर को स्मूथली जो है ना इस पे डिफ्लेक्ट करा सके स्केल के ऊपर। तो इसमें जो पहला मेथड यूज़ होता है वो जे-वेल्ड बेयरिंग सस्पेंशन है। उसमें अगर आप देखें तो यहाँ पे ये जो शाफ्ट है जिसके साथ कॉइल और पॉइंटर अटैच्ड है, उसमें उसको एक कोन शेप्ड वी शेप्ड जो है ना उस सपोर्ट में रखा गया है। यहाँ पे ये इस वी शेप्ड सपोर्ट को हम जे-वेल्ड बेयरिंग कहते हैं। इसका एक तो ये फ़ायदा होता है कि इसमें एक तो ये मज़बूती से जो है ना वो पड़े रहते हैं ये जो शाफ्ट के एंड्स हैं। दूसरा इसकी मोशन जो है ना वो स्मूथ होती है। तो ये एक लो फ्रिक्शन बेयरिंग होती है जो पॉइंटर को स्केल पर स्मूथली रिफ्लेक्ट कराती है। जो डिफ्लेक्शन होती है वो स्मूथ होती है। कई जगहों पे इसके साथ एक ये स्प्रिंग भी लगा होता है जो इसको एडजस्ट करने में इसके मदद देती है। इसके अलावा जो दूसरा मेथड हमारे पास यूज़ होता है वो है टॉट बैंड मेथड। टॉट बैंड मेथड में यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है एक दो मेटालिक रिबन होते हैं जो कि ट्विस्ट होते हैं एक दूसरे के साथ। इसके साथ ये पॉइंटर अटैच्ड होता है और ये कॉइल भी इसी के साथ अटैच्ड होता है। चूँकि ये मेटालिक रिबन है तो इस कॉइल को कनेक्शन देने के लिए भी यही यूज़ होते हैं। इसका फ़ायदा ये है कि एक तो ये इसकी जो डिफ्लेक्शन फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट है वो जे-वेल्ड बेयरिंग के मुकाबले में बहुत कम होती है। उसकी फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट तकरीबन 25 माइक्रो एम्पेयर होती है, जिस पे ये पॉइंटर जो है ना ज़ीरो से मैक्सिमम डिफ्लेक्शन देता है। और इसकी जो है ना ये टॉट बैंड मेथड जो है इसमें फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट हमें 2 माइक्रो एम्पेयर मिलती है। मतलब 2 माइक्रो एम्पेयर से ये पॉइंटर फुली डिफ्लेक्ट कर जाता है। ज़ीरो से मैक्सिमम डिफ्लेक्शन के लिए 2 माइक्रो एम्पेयर का करंट काफ़ी होता है। ये टॉट बैंड मेथड जो है ना दूसरे जे-वेल्ड बेयरिंग के मेथड के मुकाबले में ज़्यादा यूज़ होता है क्योंकि इसके फ़वाइद ज़्यादा हैं। एक तो इसका ये है कि ये फ्रिक्शन उसके मुकाबले में बहुत कम होती है। दूसरा ये बहुत ही कम फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट हमें फ़राहम करता है। जैसा कि हमने पहले पढ़ा कि ये जो मेटालिक रिबन है ये हमारे पास कनेक्शन के लिए भी यूज़ होते हैं। इस कॉइल को करंट जो प्रोवाइड होता है वो इसी मेटालिक रिबन के थ्रू इस मैकेनिज़्म में प्रोवाइड होती है। ये जो स्प्रिंग लगे हैं ना ये इस टॉट बैंड रिबन को सपोर्ट देने के लिए है, इसको टाइट रखने के लिए, इसको मज़बूती से पकड़े रखने के लिए है। तो ये वाला सिस्टम जो है ना ये ज़्यादा यूज़ होता है जे-वेल्ड बेयरिंग के मुकाबले में। अब आता है टॉर्क इक्वेशन। ये जो पीएमएमसी का कंस्ट्रक्शन है ये मैंने आप लोगों के लिए छोड़ा हुआ है। इस पे आप लोग एक असाइनमेंट जमा कराएंगे क्योंकि इसमें कोई टेक्निकल चीज़ नहीं है, सिर्फ ये इसके पार्ट्स हैं पीएमएमसी के कि इसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। ये इसका एक डायग्राम दिया हुआ है, इसमें सारे पार्ट्स मेंशन्ड हैं। बस आप लोगों ने ये करना है कि एक असाइनमेंट बनानी है और उसमें इन पार्ट्स के पे कुछ थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन लिखनी है। मतलब इतनी ज़्यादा भी ना हो, बस थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करके उस असाइनमेंट में आप लोगों ने जमा कराना है। वो असाइनमेंट हम गूगल क्लासरूम में अपलोड कर देंगे। अब आते हैं टॉर्क इक्वेशन
ऑफ स्केल। जो टॉर्क इक्वेशन हमारे पास होता है वो क्या होता है और वो उसकी मीनिंग क्या है, उससे पहले हम फोर्स के इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद टॉर्क के इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले से हमने पढ़ा हुआ है कि जब भी हम किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को किसी फील्ड में रखते हैं, जिस तरह की ये कॉइल है और ये परमानेंट मैग्नेट जो है ये एक एन पोल है, ये एस पोल है, तो इसमें ये कॉइल पड़ा हुआ है और इस कॉइल से करंट गुज़रती है, तो ये एक करंट कैरिंग कंडक्टर बन जाता है। तो जब भी हमारे पास एक कंडक्टर होता है जिसमें से करंट गुज़र रही हो और वो किसी फील्ड में पड़ा हो, तो उस पर एक फ़ोर्स एक्ट करती है और वो फोर्स हमें तो पता है कि वो उसकी डायरेक्शन क्या होगी, लेकिन उसकी वैल्यू क्या होगी, वो होती है BIL × N। अब ये B क्या है, ये इस परमानेंट मैग्नेट की वजह से जो फील्ड प्रोड्यूस होता है उस फील्ड की फ्लक्स डेंसिटी है, और ये जो I है ये हमारे पास वो करंट है जो कॉइल में से गुज़र रहा है, और ये जो लेंथ है L ये इस कॉइल या उस कंडक्टर की लेंथ को ज़ाहिर करती है। तो ये BIL और क्रॉस N, ये N जो है ना ये नंबर ऑफ़ टर्न्स ऑफ दिस कॉइल है, ये जो कॉइल है इसके कितने टर्न्स बन रहे हैं। तो ये हमारे पास वो फोर्स बन रहा है जो इस कंडक्टर या इस कॉइल पे एक्ट करेगी और इसके नतीजे में ये घूमेगी और उसके नतीजे में ये पॉइंटर जो है ना ये U स्केल पर डिफ्लेक्ट करेगा। अब जो हमारा फोर्स एक्ट कर रहा है वो ये वाला फोर्स था कॉइल के एक एंड पे, इस वाले एंड पे। अगर हम इस वाले एंड की भी बात करें तो ये दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। आप लोगों को नज़र आ रहा है कि ये एक F इधर है और एक वेक्टर F इधर है, ये दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं और ये जिस डायरेक्शन में इस कॉइल को घुमा रही है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ये भी उसी डायरेक्शन में घुमा रही है, तो ये दोनों ऐड होंगी। एक फोर्स की वैल्यू ये है तो दोनों ऐड अप होके 2BILN न्यूटन फोर्स इस कॉइल पे एक्ट करेगी और इसको घुमाएगी। अब इस फोर्स की वजह से जो टार्क डेवलप हो रहा है इस कॉइल में, उसकी वैल्यू क्या होगी, ये 2BILN ये हमारे पास फोर्स है। इसके साथ अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट इसका लिख दे रेडियस के साथ, जो कॉइल का रेडियस है, तो वो हमारे पास, क्योंकि रेडियस हम इसलिए ले रहे हैं, हम वो क्या कहते हैं उसको, डायमीटर क्यों नहीं ले रहे, डायमीटर इसलिए नहीं ले रहे कि ये जो कॉइल है ये यहाँ पे पिवट हुआ है सेंटर पे, तो हमारे पास जो फोर्स है वो यहाँ पे एक्ट कर रहा है। फोर्स से पिवट के दरमियान जो है ना वो डिस्टेंस R बन रहा है, रेडियस बन रहा है। अगर ये फोर्स इधर एक्ट कर रहा होता और हमारा जो ये कॉइल है ये यहाँ पे पिवट हुआ होता, मतलब यहाँ पे फिक्स हुआ होता और इसके अराउंड जो है ना ये कॉइल घूमता यूँ, तो ये हमारे पास फिर फुल डायमीटर हम लेते, लेकिन चूँकि ये सेंटर पे पिवट हुआ है तो हम इसका रेडियस लेंगे। तो इस फोर्स का इसके साथ जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो हमें टॉर्क देता है। तो हमारे पास यहाँ पे देखें हमने वो दोनों फोर्सेस लिख दी 2BLIN और क्रॉस प्रोडक्ट इसका लिख दिया R के साथ, तो ये हमें क्या देगा, वो टार्क देगा। और ये टार्क कौन सा टार्क है, ये डिफ्लेक्टिंग टार्क है जो इस कॉइल को घुमाती है और उसके नतीजे में ये पॉइंटर घूमता है। अब अगर हम ये 2 इस R के साथ मिला दें तो 2R बन जाता है, 2R हमारे पास डायमीटर D बन जाता है, तो इसकी जगह हमने क्या लिख दिया, D लिख दिया। तो ये हमारे पास क्या हो गया, डिफ्लेक्टिंग टार्क हो गया। अब इसको अगर हम मज़ीद सिंप्लीफाई करना चाहे तो ये हमारे पास टार्क की इक्वेशन है। अब ये जो L है और D है ये डायमीटर है और ये लेंथ है, ये दोनों मल्टीप्लाई होकर क्या बनाते हैं, इस स्लाइड में अगर हम देखें ये
एक साइड का लेंथ हो गया, ये दूसरे का, अगर इसको हम मल्टीप्लाई कर दे तो ये एरिया बन जाता है, तो एरिया ऑफ द कॉइल बन जाता है, तो ये हमारे पास एरिया आ गया। तो BAIN ये हमारे पास डिफ्लेक्टिंग टॉर्क की इक्वेशन बन रही है। अब चूँकि हमने पढ़ा था पिछली स्लाइड्स में कि ये इस पे सिर्फ डिफ्लेक्टिंग फोर्स एक्ट नहीं करती पॉइंटर पे, इस पे एक और फोर्स भी एक्ट करती है जिसको हम कंट्रोलिंग फोर्स कहते हैं। और तीसरे नंबर पे हमने पढ़ा था डैम्पिंग फोर्स। तो डैम्पिंग फोर्स के बारे में अभी मज़ीद हमने आगे जाके पढ़ना है। इधर हमने पढ़ना है कंट्रोलिंग फोर्स के बारे में भी। अब कंट्रोलिंग फोर्स या तो स्प्रिंग की मदद से होती है या वो जो टॉर्क बैंड अभी हमने पिछली स्लाइड में पढ़ा सपोर्टिंग मैकेनिज़्म, उसकी थ्रू भी हम दे सकते हैं। तो दोनों चूँकि एज स्प्रिंग एक्ट करती हैं तो हम इधर कंट्रोलिंग टॉर्क जो है ना वो हम क्या लिखेंगे, चूँकि स्प्रिंग की इक्वेशन होती है TC, मतलब जो स्प्रिंग की वजह से टॉर्क डेवलप होती है उसकी इक्वेशन के x हम लिखते हैं। x जो होता है वो लीनियर डिस्टेंस होता है। इधर हमने थीटा लिखा है, ये चूँकि हमारे पास ये कॉइल घूम रहा है लीनियरली, ये डिस्टेंस नहीं कवर कर रहा बल्कि एक सर्कल में घूम रहा है, तो हमने यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लिखा है। वो जो x होता है वो लीनियर डिस्प्लेसमेंट होता है। यहाँ पे हमारे केस में यहाँ पे सर्कुलर ये घूमता है तो हमने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे लिखा है। तो ये के थीटा जो है ये वो टॉर्क है जो इसके मोशन को कंट्रोल कर रहा है, ये जो पॉइंटर है उसके मोशन को कंट्रोल कर रहा है। तो दो फोर्सेस इस पे एक्ट करती हैं, एक है कंट्रोलिंग और एक है डिफ्लेक्टिंग। अब ये दोनों टॉर्क्स चूँकि अपोजिट डायरेक्शन में लगती हैं तो हमारे पास अगर हम इसको लिख दें दोनों इक्वल होंगी तभी ये पॉइंटर जो है ना रुक जाएगा। जिधर पे इन दोनों की वैल्यू इक्वल हो जाएगी तभी ये पॉइंटर जो है ना ये हमारे पास रुक जाएगी। तो उस केस में के थीटा इज इक्वल टू BLIND, ये हमारे पास जो राइट हैंड साइड पे है ये हमारे पास है डिफ्लेक्टिंग टॉर्क और ये वाला जो है ना ये कंट्रोलिंग टॉर्क है। इससे अगर हम थीटा की वैल्यू निकालें, थीटा हमें क्या शो कर रहा है, जो पॉइंटर की मूवमेंट है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जिसको हम कहते हैं, मतलब एक सर्कुलर अंदाज में ये कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो मतलब वो कॉइल की मूवमेंट हो गई। डिफ्लेक्टिंग, इसको हम डिफ्लेक्शन ऑफ कॉइल भी कहते हैं या डिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंटर भी कहते हैं। तो ये हमारे पास थीटा है। थीटा की वैल्यू अगर हम इससे निकालना चाहे तो ये के इधर डिवीज़न में आ जाएगा। तो यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू BLN D/I, ये I इधर बाहर लिख दिया हमने और डिवीज़न में ये वाला के इधर डिवीज़न में आ गया। अब अगर हम इन चीज़ों को देखें तो ये B, L, N, D और K ये सारे कांस्टेंट हैं। ये फ्लक्स डेंसिटी है, परमानेंट मैग्नेट है तो उसकी फील्ड फिक्स होगी, कांस्टेंट होगी, तो ये हमारे पास कांस्टेंट हो गया। लेंथ ऑफ द कॉइल भी कांस्टेंट है, वो वेरी नहीं कर रहा। नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल जो है वो भी वेरी नहीं कर रहे, और ये डायमीटर ऑफ द कॉइल है जो कि वेरी नहीं कर रहा, और ये के जो है ये स्प्रिंग कांस्टेंट है। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास कांस्टेंट बन रही है। तो अगर इसको हम एक कांस्टेंट से डिक्लेयर कर दे C से, तो हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी थीटा इज इक्वल टू CI, जिधर C हमारे पास क्या है कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू ये वाली सारी जो हमारे पास है सारे कांस्टेंट्स जिसमें के डिवीज़न में है ये इस C की वैल्यू बन रही है। तो इस इक्वेशन को हम देख सकते हैं। तो ये हमारे पास ये जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है जिसको हम डिफ्लेक्शन ऑफ द पॉइंटर भी कहते हैं, तो ये डिफ्लेक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट को। ये वाला कांस्टेंट है, अगर कांस्टेंट को इक्वेशन को हम ले जाएं उसमें प्रोपोर्शनलिटी में, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, थीटा इज़ प्रोपोर्शनल टू करंट। जितना हमारे पास करंट आएगा उतना हमारे पास जो है ना पॉइंटर डिफ्लेक्ट करेगा। तो ये पॉइंटर की डिफ्लेक्शन जो है करंट के बिल्कुल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इस के नतीजे में हमारे पास जो स्केल बनेगा वो हमारे पास यूनिफॉर्म बनेगा। जो हमारे पास
पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट जो है जिसका स्केल होगा वो लीनियर होगा। उसमें सारे जो हमारे पास दर्जे होंगे जो जिस पे हम वो आप लोगों ने देखा होगा जिस पे स्केलिंग होती है वो लीनियर अंदाज में हुई होगी। तो सारे पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट के जो स्केल होते हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट लीनियर होते हैं। तो ये थी हमारे पास टॉर्क इक्वेशन और स्केल ऑफ द पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट। अब इस एग्ज़ाम्पल को देख लेते हैं। ये सिंपल सा एग्ज़ाम्पल है, उसमें अगर हम देखें तो हमें दिया हुआ है कि अ पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट विद 100 टर्न्स कॉइल हैज़ अ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इन इट्स एयर गैप ऑफ B इज इक्वल टू 0.2 टेस्ला। द coil dimensions are D is equal to 1 centimeter and L is equal to 1.5 centimeter. Calculate the torque on the coil for a current of 1 milliampere. तो ये चीज़ें हमें गिवन है और हमें कॉयल पे जो टॉर्क एक्ट कर रही है, जो हमारे पास डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है, वो फाइंड करना है। तो सिंपल जो हमारे पास डिफ्लेक्टिंग टॉर्क की इक्वेशन है उसमें वैल्यूज़ पुट करनी है। ये B की वैल्यू आ गई, L की, I की, सारों की वैल्यूज़ हमने पुट कर दी और हमारे पास डिफ्लेक्टिंग टॉर्क ये आ गई। तो ये सिंपल सा एग्जांपल है, सिर्फ जस्ट देखने के लिए कि डिफ्लेक्टिंग टॉर्क को हमने कैसे फाइंड करना है।